आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यह समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के टॉप 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसानी से वेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग का एक एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और पॉलिटिकल साइंस का लाइव टेस्ट बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो अभी से चैनल में जुड़ जाइए। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए। ठीक है, और दम तक अपने जितने भी सकिएगा सारे दोस्तों तक फैला दीजिए। एकदम पॉलिटिकल साइंस को झारखंड के कोने कोने तक आप लोग, बस फर्ज है आप लोग का ये वीडियो को आप लोग को पहुंचाना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, शीत युद्ध का अंत कब हुआ। ठीक है, कल मैंने क्वेश्चन बताया था शीत युद्ध स्टार्ट कब हुआ था। आज जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो है शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 1991 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में हुई थी। कब हुई थी, 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जिसका अंत हुआ था 1991 में यानी 1991 में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि शीत युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1945 से लेकर 1991 तक। याद रखिएगा 1945 में शुरू हुई थी और 1991 में ये अंत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया, द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला था। ठीक है, क्योंकि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टार्ट हुआ था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1939 से 1945 तक। ठीक है, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा पहला विश्व युद्ध कब से कब चला था। ठीक है, इन्हीं चारों ऑप्शन में कोई एक जो करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। यही चारों ऑप्शन में एक जो है वो करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध मैंने बता दिया 1939 से 1945, शीत युद्ध कब से कब चला था 1945 से 1991 तक। ठीक है, आप लोग बस कमेंट बताइएगा पहला विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। क्या पूछा गया, निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। कल मैंने नाटो के बारे में डिटेल में बताया था। ठीक है, नाटो क्या है, नाटो का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, बताया था ना। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो कल वाला जो वीडियो है इस वीडियो के बाद आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कल क्लियर करवाया था। ठीक है, और आप लोग का डिमांड था, इसलिए आज भी मैं पॉलिटिकल साइंस आप लोगों के बीच लाया। ठीक है, भरपूर प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं पॉलिटिकल साइंस का जो आपको 30 के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो करेक्ट करवा सकूं, और आप लोग सब 30 में 30 लास्ट एग्जाम एकदम फोड़ कराइएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था, तो नाटो का नेतृत्व यूएसए। देखिए यहां पर घूम गए ना आप लोग, सब संयुक्त राज्य अमेरिका याद किए थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए इंग्लिश नाम है। तो इंग्लिश नाम देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, यूएसए मतलब होता है यूनाइटेड, जिसका मतलब हिंदी में संयुक्त, एस फॉर स्टेट, ठीक है, राज्य, और ए फॉर अमेरिका। तो क्या हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। क्या हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 क्या पूछा गया, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो बनाया था, तो सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, वो वार्सा पैक्ट बनाया था या वार्सा संधि बनाया था। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, वार्सा संधि, जिसको हम लोग वार्सा पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों सोवियत संघ जो है वार्सा संधि की स्थापना 1955 में की थी। कब, 1955 में की थी। कब की गई थी, 1955 में किया था। ठीक है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो कब बनाया था, 1949 में। याद रखिएगा नाटो कब बनाया था, 1949 में, जिसमें 12 देश शामिल थे उस टाइम। और ये जो सोवियत संघ है ये वार्सा पैक्ट बनाया 1955 में। याद कर लीजिएगा, दोनों का दोनों सैनिक गुट का नाम है। ठीक है, सोवियत संघ कौन सा गुट बनाया था, वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि, और संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा गुट बनाया था, नाटो बनाया था। दोनों को याद कर लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्या पूछा गया है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। कल मैंने गुट निरपेक्षता पे डिटेल में बताया था, अच्छे से समझाया था। NAM क्या बोलते हैं इंग्लिश में, NAM यानी नॉन एलाइड मूवमेंट, कल अच्छे से बताया था। ठीक है, ये क्या है, जो है कहां सम्मेलन हुआ था पहला, कितना देश अभी वर्तमान में शामिल है, जब बना था उस टाइम कितना देश शामिल था। तो कल वाला वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं,
प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये भी मैंने कल बताया था, जोसेफ ब्रॉज टिटो। कौन? जोसेफ ब्रॉज टिटो। यहां पर एक भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो यहां स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा जोसेफ ब्रॉज टिटो। क्या नाम? जोसेफ ब्रॉज टिटो जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। यहां पर नार्सल हो गया। ठीक है, क्या होगा? जोसेफ ब्रॉज टिटो। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप लोग एक आंसर का कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कल मैंने वीडियो में अच्छे से समझाया था। जो बच्चे देखे वो आंसर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 7 में। क्या पूछा गया? जापान में किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? देखिए, जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में। ठीक है, तो किन 2 शहरों पर बम गिराया गया था? आप सही पता है, हिरोशिमा एवं नागासाकी में। ठीक है, आप लोग बम का नाम जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कौन गिराया था, कब गिराया था? ठीक है, जापान के 2 शहरों में परमाणु बम गिराया गया था। उन दोनों शहरों का नाम पूछा गया है, तो हिरोशिमा और नागासाकी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर कि सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना पता है आप लोगों को, कल मैंने बताया था, बोल्शेविक क्रांति 1917 और लेनिन। क्या नाम बताया था? लेनिन ने। ठीक है, तो 1917 जो है वो करेक्ट आंसर है। यहां पर अगर बोल्शेविक क्रांति भी पूछना तो आप लोग 1917 मारते हैं। यहां सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना पूछा गया तो 1917। अगर नाम पूछा जाता लेनिन। क्या नाम था? लेनिन नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जमकर अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, जितने ज्यादा बच्चे पॉलिटिकल साइंस में जुड़ेंगे लाइव टेस्ट लाया जाएगा। ठीक है, लाइव टेस्ट एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? ये जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली है ये साम्यवादी विचारधारा पर थी। कौन सा विचारधारा पे? साम्यवादी या फिर समाजवादी। तो साम्यवादी या समाजवादी आपको कहां देखने को मिला? ऑप्शन 3 में। तो सोवियत संघ का जो विचारधारा था वो समाजवादी, समाजवादी का दूसरा नाम साम्यवादी। ठीक है, यानी कम्युनिस्ट। यहीं पर अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पूछता था आप लोग क्या करते हैं? चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को लिए देते हैं। ठीक है, होमवर्क। ठीक है, ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस विचारधारा पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी। अच्छा सुनिए, ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी उदारवादी। क्या बताएं? ऑप्शन ए में पूंजीवादी, ऑप्शन बी में उदारवादी, ऑप्शन सी में साम्यवादी, ऑप्शन डी में समाजवादी, या ऑप्शन ई ए एवं बी दोनों यानी पूंजीवादी और उदारवादी दोनों, या ऑप्शन एफ सी एवं डी दोनों यानी साम्यवादी और समाजवादी दोनों। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सर बोलिएगा कि सर इतना सारा ऑप्शन दे दिए, एग्जाम में तो 4 ऑप्शन आता है। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए दिए। आप लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस विचारधारा पर आधारित है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का ये सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 10 में। क्या पूछा गया कि शॉक थेरेपी जो है वो अपनाया गया। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? इसका सामान्य अर्थ कभी कभी पूछ देता है कि शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? आघात देकर उपचार करना। ठीक है, आघात देकर उपचार करना को बोलते हैं शॉक थेरेपी। यह पूछा गया कि कब अपनाया गया। यह 1990 में अपनाया गया। कब अपनाया गया था? 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। साम्यवादी व्यवस्था के पूंजीवादी की और संक्रमण को शॉक थेरेपी के नाम से पुकारा गया है, और इसका सामान्य अर्थ होता है आघात देकर क्या करना? उपचार करना। ठीक है, तो शॉक थेरेपी को अपनाया कब गया था? 1990 में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11, सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी थे? कल मैंने बताया था ना कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका का जो मंत्र है किसने दिया था? तो जिसने दिया था वही सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। ठीक है, और वही जो है उन्हीं के ऊपर जो लगा था सोवियत संघ के पतन का, विघटन का आरोप लगा था, वो और कोई नहीं मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मिखाइल जो गोर्बाचेव है वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। अगर क्वेश्चन पूछ देगा आप लोगों से, देखिए कभी कभी जो क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं तो सही है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ना उसको भी नोट कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस छप जाएंगे। ये जो मैं डिटेल में वीडियो देता हूं, एक एक क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता हूं, तो आप लोग जो बच्चे स्किप करके चल जाते हैं ना आगे की ओर, तो उन लोग का जो है ना कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता है, और एग्जाम में जाके समझ ही रहे कि उन लोग का जो है रटा रटाया हुआ आंसर वो देने जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन घूम के आ जाते हैं तो वो नहीं सकते हैं, आंसर गलत करके आ जाते हैं। इसलिए कान खोल के अच्छे से मन लगाकर सुनिए, क्योंकि 26 तारीख को एग्जाम है, तो पॉलिटिकल साइंस में अच्छे से ध्यान दीजिए, टाइम दीजिए, आराम से बहुत अच्छा जाएगा। और अगर चाहते हैं तो 30 का 30 होगा सही। ठीक है,
तो अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो याद रखिएगा, ये जो मिखाइल गोर्बाचेव है ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो यही टिक करके आइएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, इन्होंने क्या मंत्र दिया था, 2 मंत्र दिया था, क्या, ग्लासनोस्त एवं पेरोस्ताइका जो है ये 2 मंत्र, सुधार मंत्र दिए थे। तीसरा याद रखिएगा, सोवियत संघ के विघटन यानी पतन का आरोप इन्हीं के ऊपर लगा था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, कल ही मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, कल के वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी। कल जो मैंने वीडियो दिया था उसमें बताए थे कि बर्लिन की दीवार जो है किस वर्ष खड़ी की गई थी, और आप लोगों से कमेंट करने बोले थे कि बर्लिन की दीवार जो है किस वर्ष गिराई गई थी। बहुत सारे बच्चे ने सही आंसर दिया था। तो चलिए, ये होमवर्क था जो आप लोग बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट किए थे। तो आज मैं आप लोगों को समझाने जाता हूं, ये जो क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी, तो किस वर्ष गिराई गई थी आप सही पता है, 9 नवंबर को। कब, 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। कितना, 9 नवंबर 1989 को ये जो दीवार है ये गिराया गया था। याद रखिएगा, बर्लिन की दीवार जो है पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। ठीक है, याद रखिएगा, एक दीवार समझ लीजिए, इधर पूंजीवादी इधर साम्यवादी, दोनों के बीच में जो दीवार है यही दीवार का नाम था बर्लिन की दीवार। ठीक है, एक बार आप लोग फिर से सुनिएगा कि जो बर्लिन की दीवार है ये पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच का विभाजन का प्रतीक था। यह दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। कब खड़ी की गई थी, 1961 में खड़ी की गई थी, जिसे पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने, किसे, याद रखिएगा, जिसे पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया यानी गिरा दिया। बर्लिन की जो दीवार है, याद रखिएगा, बर्लिन का दीवार का जो गिरना शीत युद्ध की समाप्ति का भी प्रतीक माना गया। ठीक है, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया, कब खड़ी की गई, कब गिराई गई और किसने गिराया, आप लोग बता दिया किस चीज का प्रतीक था, यह भी आप लोग कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, मैंने बताया था शॉक थेरेपी कब आया था, 1990 में, उसी टाइम जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था 1990 में। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, इसको समझिएगा। ठीक है, पूछा गया है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस पर आतंकवादियों का हमला हुआ था। ठीक है, आतंकवादी वहां पर हमला किए थे, तो कब किए थे, तो याद रखिएगा 11 सितंबर। कब, 11 सितंबर 2001, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इसे 9/11 की घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 9/11। ठीक है, 9/11 भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 9/11 का जो है ये आतंकवादी हमला अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे, 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका में महीना पहले और तिथि बाद में लिखा जाता है। अमेरिका में महीना को पहले लिखा जाता है और डेट को बाद में लिखा जाता है। यह परंपरा उन लोगों का है, इसलिए 11 सितंबर 2001 को 9/11 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 9/11 कहा जाता है। अच्छा, 9 मतलब क्या होता है, 9 जो है वो 9वां महीना है, यानी सितंबर महीना है, और 11 तारीख है। ठीक है, तो हम लोग कब लिखते हैं, आगे तारीख लिखते हैं, उसके बाद महीना लिखते हैं, उसके बाद साल लिखते हैं ना। तो ये लोग क्या करता है, आगे महीना को लिखता है। क्या लिखता है, महीना, तो 9वां महीना को पहले लिखता है, उसके बाद डेट को लिखता है, इसलिए इसे 9/11 कहा जाता है। याद रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 15 की ओर। पूछा गया है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जो है, कल मैंने बताया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, आज एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा चलाया गया था। तो ये चलाया गया था यूएसए के द्वारा। तो यहां पर देखिए यूएसए आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। याद रखिएगा, यहां पर नहीं फंसना है। ठीक है, यूएसए मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया है कि कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था। तो ये भी कल मैंने अच्छे से समझाया था, इसे इराक से मुक्त कराया गया था। कौन किया था, अमेरिका। ठीक है, तो कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था, इराक। क्या, कौन किया था इसमें हेल्प, कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। क्या पूछा गया कि खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था ना,
ठीक है, खाड़ी युद्ध, उस समय इराक के जो राष्ट्रपति थे वो सद्दाम हुसैन थे। कौन थे? सद्दाम हुसैन थे। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे ये सीरीज मैं चालू रखूं कि नहीं रखूं ये भी बताइएगा। ठीक है, और क्या क्या वीडियोस चाहते हैं जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? नई विश्व व्यवस्था का जो चित्र है या नाम जो है वो किसने दिया था? तो आप सही पता है, जॉर्ज ब्रूस ने। किसने दिया था? जॉर्ज ब्रूस। ठीक है, नई विश्व व्यवस्था का नाम जो है वो जॉर्ज ब्रूस ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, मैं समझा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये जो नाम है जॉर्ज ब्रूस ने क्यों दिया, ये क्वेश्चन आपसे पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, सोवियत संघ के पतन के बाद, पहले मैंने बताया था 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति उभर कर सामने आई थी। एक का नाम था यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा का नाम था सोवियत संघ। एक पूंजीवादी विचारधारा का था, एक साम्यवादी विचारधारा का था। बताया था मैंने, कल ही बताया था। तो ये जो नई विश्व व्यवस्था है, ये नाम एक्चुअली में क्यों दिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका जो है विश्व में अपने वर्चस्व को स्थापित करने का मौका देख रहा था। इराक को पराजित करके अमेरिका इसमें सफल भी हुआ। इराक को हराया ना, कुवैत को मुक्त किया ये अमेरिका, तो इसमें सफल हुआ। इस प्रकार सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका आज एकमात्र सुपर पावर है, एकमात्र महाशक्ति है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति उस टाइम जॉर्ज बुश थे। कौन थे? जॉर्ज बुश। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एकल ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी, यानी नाम दी थी। ठीक है, एक ध्रुवीय व्यवस्था क्यों? क्योंकि पहले द्विध्रुवीय व्यवस्था था, दो सुपर पावर था। तो एक सुपर पावर खत्म हो गया यानी सोवियत संघ खत्म हो गया, तो एक ही सुपर पावर बचा, एक ही महाशक्ति बचा, जिसे क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। तो इसी को जो है जॉर्ज बुश जो है वो नई विश्व व्यवस्था का संज्ञा यानी नाम दे दिया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्योंकि आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया कि एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति का परिचायक है? मैंने जस्ट आप लोग को समझाया कि एक ध्रुवीय, पहले दो ही ध्रुवीय था यानी सोवियत संघ भी था और संयुक्त राज्य अमेरिका भी था। तो सोवियत संघ का पतन हो गया यानी विघटन हो गया यानी अंत हो गया, बताया मैंने 1991 में। तो एक ध्रुवीय शक्ति बचा और एक ध्रुवीय में कौन होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। कौन होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका होगा यानी यूएसए होगा। सोवियत जो है, याद रखिएगा, शीत युद्ध के अंत के पहले दो महाशक्ति था, एक का नाम सोवियत संघ और दूसरा का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन शीत युद्ध के अंत के साथ सोवियत संघ जो है उसका भी पतन हो गया यानी खत्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार अमेरिका जो है आज एकमात्र महाशक्ति है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति का एकमात्र केंद्र अमेरिका है। इसीलिए इससे इन्हीं का वर्चस्व है, इन्हें एक ध्रुवीयता वाला देश कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या पूछा गया? दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है? तो दूसरी दुनिया का जो आशय है वो कम्युनिस्ट देश से है। सर देखिए यहां पर इंग्लिश नाम आ गया, हिंदी में भी समझा दीजिए। देखिए कभी कभी क्या करता है, बदमाशी करता है। ठीक है, जैक वाले आपसे इंग्लिश में बोल देगा या हिंदी में दे देगा, तो दोनों को जान के जाना बहुत फायदा करता है। अच्छा, कम्युनिस्ट देश बहुत सारे जो है, जो हिंदी बैकग्राउंड के ज्यादा बच्चे हैं वो कम्युनिस्ट नहीं समझेंगे। कम्युनिस्ट को हिंदी में हम लोग कहते हैं साम्यवादी या फिर समाजवादी। क्या रखिएगा याद? साम्यवादी यानी समाजवादी को ही कम्युनिस्ट देश कहते हैं। याद होगी आप लोग का, कम्युनिस्ट इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी क्या होता है? साम्यवादी या फिर समाजवादी। साम्यवादी या फिर समाजवादी या कम्युनिस्ट, ये जो खेमा है ना, ये जो ग्रुप है, इसको दूसरी दुनिया का नाम दिया गया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 21 की ओर। क्या पूछा गया कि G77। सर जी मतलब क्या होता है? यहां जी मतलब होता है ग्रुप। जी मतलब क्या होता है? ग्रुप, यानी 77 देश है इस ग्रुप में, इसलिए इस देश का नाम है G77। ठीक है, जी मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ 77। तो G77 जो है वो किन देशों से है? तो याद रखिएगा ये जो है विकासशील देशों से तात्पर्य है। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, विकासशील देश, विकसित नहीं, विकासशील मतलब जो डेवलप कर रहे हैं, डेवलप नहीं है। ठीक है, विकासशील देश। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 22 की ओर। क्या पूछा गया है कि 1957, इसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। याद रखिएगा कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? 1957 में अपनी स्थापना के समय, जब इसकी स्थापना की गई थी, तो यूरोपीय संघ का नाम उस टाइम क्या था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर, इसको याद कर लीजिएगा। यूरोपीय संघ का जब उसका स्थापना किया गया था 1957 में, तो उस समय उसका नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय। क्या? यूरोप का आर्थिक समुदाय। चलिए मैं अच्छे से समझाता हूं ये है क्या। दोस्तों 1 जनवरी, कितना?
1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 1958 यानी 1958 को यूरोप के इनर सिक्स कहे जाने वाले, इनर सिक्स कहे जाने वाले मतलब 6 देश, सिक्स मतलब क्या होता है 6 देश, ठीक है। तो 6 देशों द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। इसी संगठन को बाद में यूरोपीय संघ का नाम दिया गया। तो यूरोपीय संघ पहले किस नाम से जाने जाते थे? यूरोप का आर्थिक समुदाय, याद रहेगा, यूरोप का आर्थिक समुदाय। जिस प्रकार भारत में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था ना, उसी तरह यूरोपीय संघ का नाम बदल करके क्या यूरोपीय संघ का पहले क्या नाम था? यूरोप का आर्थिक समुदाय, जो बाद में चलकर यूरोपीय संघ का नाम जो है हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 23 की ओर। क्या पूछा गया है? माओ किस देश का शासक था? माओ चाओ, चाओ माओ ये सब नाम आपको कैसा लग रहा है? चीनी नाम लग रहा है ना, चीन का नाम। माओ यानी चाओ, माओ यानी चाओ, तो चाओ चाओ जो है आप लोग समझ सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माओ किस देश का शासक था? चीन का था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 24 की ओर। क्या पूछा गया 24 में? कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? कल ही मैंने बताया था, खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी कब अपनाया गया था चीन के द्वारा? 1978 में दिसंबर महीना में, 1978 में दिसंबर महीना में देंग सियाओपिंग के द्वारा खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी यानी मुक्त द्वार की नीति को अपनाया गया था। उसके बाद चीन का पूरा विकास हुआ, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 25 की ओर। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? पंच मतलब क्या होता है? 5, यानी जो 5 सिद्धांत पर जो समझौता हुआ था, किनके किनके बीच में? भारत और चीन के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। चलिए समझाते हैं अच्छे से। देखिए याद रखिएगा, पंचशील मतलब होता है दोस्तों पंच, पंच मतलब होता है 5, यानी 5 कोई 5 जो समझौता है जिस पर जो मोहर लगी, सिग्नेचर हुई, उसी को पंचशील समझौता कहा जाता है, जो हुआ 1954 में। और किनके किनके बीच में हुआ था? भारत और चीन। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा? घुमा के देखिए, यही क्वेश्चन घुमा के आएगा। अब बहुत सारे बच्चे नहीं देख कर आइएगा आंसर, उनको चाहिए एकदम छका छका क्वेश्चन। यही क्वेश्चन अनिमेश सर करवाए तो यही क्वेश्चन आना चाहिए। अरे भाई क्वेश्चन को घुमा सकता है तो घुमा सकता है, तो आप लोग को भी प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर काम करना होगा। देखिए यहां पर कैसे क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जाएगा। पंचशील समझौता में कितने जो है सिद्धांतों पर मोहर लगी? तो पंचशील में नाम ही पड़ गया पंचशील, तो अपना दिमाग कॉमन सेंस नहीं लगाइएगा। पंचशील मतलब सर बताया था 5, तो 5 सिद्धांत पर, कितने पर? 5 सिद्धांत पर मोहर लगी थी, साइन लगी थी, तो इसे पंचशील। तो क्वेश्चन पहला बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि पंचशील समझौता में भारत और चीन के बीच में कितने सिद्धांतों पर मोहर लगी थी? 5 सिद्धांतों पर। दूसरा बेसिक क्वेश्चन क्या पूछेगा? पंचशील समझौता जो है वो कब हुआ था? 1954 में हुआ था, टिक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा 1954 में पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुई थी? तो भारत और चीन के बीच में हुई थी। तो देखिए ना क्वेश्चन को कैसे लेवल से घुमाया जाता है, तो अच्छे से समझिएगा। जो बच्चे अच्छे से समझ के जाएंगे, कितनों उसको घुमा दे, वो करेक्ट आंसर टिक करके आएगा, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा ना, तो आप लोग अपने से भी बहुत सारे आंसर को है सही करके आइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 26 की ओर। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया? कौन सा जो वर्ष है वो भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? 2006। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। ये मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था, आप लोगों को सार्क के बारे में बहुत अच्छे समझाया था। सार्क का कल मैंने जो है फुल फॉर्म भी बताया था, कितने देश शामिल थे, कब इनका गठन हुआ था, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था। तो कल वाला वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने सार्क के बारे में बताया था। दक्षेस यानी सार्क के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? देखिए हड़बड़ाना नहीं है, यहां क्वेश्चन को समझिए। यहां बच्चे कैसे गलत कर देते हैं, कुछ पढ़ाए हैं और वो जाके वही टिक करके आ जाएंगे। नहीं, यहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया उसको समझिए पहले कि दक्षेस के गठन के समय यानी जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसमें कितने सदस्य देश शामिल थे, ये पूछा गया। अभी वर्तमान में सार्क में कितने देश हैं ये पूछा नहीं गया है, और ये दोनों ऑप्शन यहां पे है। देखिए सार्क के गठन के समय 7 देश थे। कितने देश थे? 7 देश शामिल थे। अभी वर्तमान में सार्क में कितने देश हो गए हैं? 8 देश हो गए। कितने देश हो गए हैं? 8। याद रखिएगा कि सार्क का जब गठन किया गया था, दक्षेस की जब स्थापना की गई थी, तो उसमें कितने देश शामिल थे? 7 देश। ऑप्शन जो 3 है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे घुमा के कि वर्तमान में सार्क यानी दक्षेस में कितने सदस्य देश हैं, तो आप लोग टिक करके आइएगा 8। कितना है? 8। तो चलिए सर 7वां के बाद जो 8वां आया, तो ये 8वां देश के बारे में भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, एकदम आ सकता है कि बोलेगा कि हाल ही के वर्षों में कौन सा देश
दक्षिण यानी सार्क का नया मेंबर बना, नया सदस्य बना अफगानिस्तान। याद कर लीजिए, क्या अफगानिस्तान जो है वो सार्क का नया जो है मेंबर बना। याद हो गया। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया कि सार्क का जो 19वां सम्मेलन हुआ था, जो मीटिंग हुआ था, जो रद्द हो गया था, कहां होने वाला था? यह होने वाला था इस्लामाबाद में। कहां? इस्लामाबाद। चलिए समझाते हैं दोस्तों। सार्क का जो 19वां सम्मेलन इस्लामाबाद में होने वाला था, लेकिन उस वर्ष जो है जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के एक शिविर पर हुए आतंकवादी हमले के कारण भारत ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन 29 में क्या पूछा गया है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सा देश जो है वो कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत। क्या? भारत। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। भारत जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा, भौगोलिक दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। और पूरा विश्व का अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो भारत 7वां नंबर में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 30 की ओर। क्वेश्चन 30 में पूछा गया बांग्लादेश की जो उत्पत्ति हुई थी कब हुई थी? तो बांग्लादेश की जो उत्पत्ति हुई थी 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 की ओर। 31 को समझिए। फरक्का समझौता का किससे संबंध है? तो फरक्का जो समझौता है वो किससे संबंध है? भारत और बांग्लादेश से, यानी ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, फरक्का समझौता भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 32। इसको तो बहुत अच्छे से समझिएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। यहां पर कोई भी जो है आप लोग जो है कंसेप्ट को यहां पर मिस मत कीजिए, अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। चलिए मैं समझाता हूं। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत से पाकिस्तान और भारत को बांग्लादेश से अलग करती है। दैट मीन्स रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच का भी सीमा रेखा है, और भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच का सीमा रेखा भी रेड क्लिफ रेखा है। दोनों देश के लिए काम आएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच का भी सीमा रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच की भी सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए दूसरा जो आप लोग को समझाते हैं मैकमोहन रेखा। सर ये मैकमोहन रेखा कौन से दो देशों के बीच में है? ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा मैंने समझाया, रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच की भी सीमा रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच की भी सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा अगर पूछेगा तो आप लोग टिक कीजिएगा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। तो सर डुरंड रेखा क्या है? तो डुरंड रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। क्लियर हो गया? तीनों रेखा मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? ठीक है, कल मैंने बताया था ना परमाणु अप्रसार संधि जो है किसने जो है हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। लेकिन आज जो क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु अप्रसार संधि जो है ये कब हुआ था? ये 1968 में हुआ था। ऑप्शन जो 1 है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग कल के वीडियो में मैंने बताया था कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर नहीं किया था? भारत ने नहीं किया था। ठीक है, और ये परमाणु अप्रसार संधि कब हुई ये आज का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो गया 1968। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 34 की ओर। क्या पूछा गया 34 में कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो उसका मौलिक सदस्य जो है वो भारत था उस टाइम। ठीक है, कौन था? भारत। आगे बढ़ देख सकते हैं कि किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। क्या? सुरक्षा परिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद हम लोग सुरक्षा परिषद पर डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? कल मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है। तो आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे जो है 5 देशों के नाम बताए थे। बहुत अच्छा लगा था आप लोग कमेंट देखकर कि सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। कल सभी ने नाम बताया था कि सर सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, और कल आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे जो सही सही कमेंट भी बताए थे। ठीक है, मैंने देखा था, सारा कमेंट देखा था। आज मैं लाइक करूंगा। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। और कल मैंने बताया था कि 5 देशों का नाम आपको बताना होगा। तो चलिए आप लोगों को अच्छे से मैं समझाता हूं। ठीक है, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली अंग जो है उसी का नाम है सुरक्षा परिषद।
क्या मैंने बताया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में दो प्रकार के सदस्य हैं, एक है अस्थाई और दूसरा है अस्थाई, यानी एक परमानेंट है एक टेम्पररी है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो 5 है, और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 है। तो ये 10 को तो हमेशा वो चेंज होते रहता है, लेकिन ये 5 जो है ये परमानेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, और इसे एक स्पेशल पावर मिला है जिसे वीटो पावर यानी निषेधाधिकार कहा जाता है। आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 5 गो जो सदस्य है सर, इनका नाम जो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस। क्या क्या मैंने बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन एवं जो फ्रांस जो है, ये 5 गो अस्थायी सदस्य है। इन लोगों के पास एक विशेष पावर है जिसे वीटो पावर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी उन लोगों का फैसला लेना चाहिए ना, तो 5 का मत होना बहुत जरूरी है। एक भी अगर ना कर दिया तो ना हो जाता है, जिसे निषेधाधिकार यानी वीटो पावर कहा जाता है, और ये वीटो पावर इन्हीं 5 जो अस्थायी मेंबर्स है उन्हीं को मिला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है 38 में कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहां है, तो वो लंदन में। कहां है, लंदन में। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्या पूछा गया, भूमंडलीकरण जो है किस विचारधारा पर टिका है, तो भूमंडलीकरण जो है वो उदारवाद जो है विचारधारा पर टिका है, ठीक है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, भूमंडलीकरण का संबंध किससे है, तो भूमंडलीकरण का जो संबंध है वो उदारीकरण से भी है और वो निजीकरण से भी है, यानी ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये 40 क्वेश्चंस में आप लोग कितने क्वेश्चंस का आंसर जानते थे, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग लाइव टेस्ट कौन कौन बच्चे चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 500 प्लस लाइक दीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूं बस 500 बच्चे मुझे पॉलिटिकल साइंस का मिल जाए और हम लोग लाइव टेस्ट चालू कर देंगे, तो धुआंधार तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो कल और आज मिलकर हम लोग का टॉप जो है 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये कर लीजिए, और एक एक करके ताबड़तोड़ वीडियोस आएगा, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए, ठीक है। जल्दी से ये इस वीडियो को जो आपने सारे दोस्तों तक फैला दीजिए, शेयर कीजिए, ये काम बस आप लोग कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।